24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी और कौन है? आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वही राहुल गांधी। राहुल गांधी। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे 2024 लोकसभा इलेक्शंस की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही चाय की टपरी चलाने वाले से लेके कंपनी मालिक, पान की दुकान चलाने वाले से लेके अरबपति, अमीर से लेके गरीब और देसी से लेके विदेशी, पूरे देश के लोगों के मुंह पे एक ही सवाल जो है, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या लगातार 2 सालों से सत्ता के बाहुबली नरेंद्र भाई मोदी या हाल ही में बनाया गया विपक्षी गुट इंडिया अलायंस? यह एक वो सवाल है जिसका सटीक आंसर देने की बजाय हर न्यूज चैनल अपने अपने फायदे के हिसाब से उत्तर देता है। किसी की नजर में मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो किसी की नजर में राहुल गांधी। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे ऑन द टॉपिक हु विल विन द लोकसभा इलेक्शन 2024 और इस वीडियो के अंत तक एक ऐसे फैक्टर की बात करेंगे जो किसी भी पार्टी के और किसी भी व्यक्ति के चुनाव जीतने के चांसेस को 100% फिक्स कर देता है। आपका टाइम सेव करने के लिए हमने वीडियो को इन सेगमेंट्स में बांटा है, पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, द बैकग्राउंड। जैसे लड़की वाले रिश्ता पक्का करने से पहले लड़के का पूरा बैकग्राउंड निकालते हैं, वैसे ही हमें भी 2024 इलेक्शन में वोट करने से पहले मेन अपोजिशन इंडिया अलायंस का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। एक ऐसी अलायंस जो मिलकर 2024 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े, इसका सबसे पहला सुझाव बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को आया और 23 जून 2023 को पटना बिहार में हुई इंडिया अलायंस की पहली बैठक में इसका प्रपोजल 16 अपोजिशन पार्टीज के आगे रखा गया। इसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में सोनिया गांधी की लीडरशिप में इस अलायंस की दूसरी मीटिंग होती है, जहां 10 और अपोजिशन पार्टीज के शामिल होने के बाद अलायंस का नाम इंडिया रखा जाएगा, इस बात को सहमति दी जाती है। और 18 जुलाई के बाद बीजेपी ऑफिस में कुछ ऐसा माहौल था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है क्योंकि अब अपोजिशन अलायंस में इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ बड़े बड़े नाम शामिल हो चुके थे, जैसे राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव और भी कई सारे प्रसिद्ध चेहरे। अब इस घमासान संघर्ष में एक तरफ है देश के सबसे बड़े विपक्षी दल इंडिया अलायंस के रूप में, और दूसरी तरफ देश तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। अब इनकी इस जंग में क्या लगता है कौन जीतेगा, आइए समझते हैं। सेगमेंट 2, द क्लैश ऑफ थ्रोन। अब ये कोई नई बात नहीं है कि करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज गठबंधन या अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनावों में भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस यूपीए नाम से अलायंस बनाकर चुनाव लड़ चुकी है, पर दोनों बार कांग्रेस का ही हुआ है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनाव हारने के डर से सिर्फ कांग्रेस ही अलायंस बनाती है। बीजेपी ने भी एनडीए नाम से अलायंस बनाकर 2014 से अब तक सारे चुनाव लड़े हैं। अब अगर हम इन दोनों अलायंसेस की प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए 38% वोट शेयर के साथ 303 सीट जीता था और यूपीए 19% वोट शेयर के साथ सिर्फ 52 सीट ही जीत पाया था। बाकी का वोट शेयर रीजनल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब अगर इस चीज को एक और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर 10 में से 4 लोगों ने एनडीए यानी बीजेपी को वोट किया था, और जो बाकी के 6 लोग थे उन्होंने एक साथ यूपीए को वोट करने की बजाय अलग अलग ओपोजिशन पार्टीज को वोट किया, जिसके कारण यूपीए का वोट शेयर गिर गया और एनडीए का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा। तो नतीजा यह निकला, एनडीए ने ही 2019 में सरकार बनाई। अब अगर इस ट्रेंड से देखें तो 2024 में भी बीजेपी जीतती दिखती है, मगर रुको दोस्तों, यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। जो पॉलिटिकल पार्टीज 2019 में यूपीए अलायंस का पार्ट नहीं थी, जिसके कारण यूपीए का वोट शेयर कम हुआ था, वो पॉलिटिकल पार्टीज 2024 में इंडिया अलायंसेस का हिस्सा बन चुकी हैं। तो मतलब यह है कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। पर क्या इंडिया अलायंस साथ मिलकर भी बीजेपी को हरा पाएगी? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव कुछ और ही इशारा करते हैं, जहाँ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिली और तेलंगाना में भले ही बीजेपी आ गई हो, लेकिन वहाँ भी 8 सीटें उसने हासिल करी, जो 2019 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यानी बीजेपी मोमेंटम गेन करती दिख रही है और अलायंस पीछे जाता हुआ। तो आखिर क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया अलायंस को फेस करने पड़ रहे हैं, आइए इसे समझते हैं।
सेगमेंट 3 चैलेंजेस विद इन अलायंस। यूनाइटेड वी स्टैंड के नारे पे अलायंस तो बना ली, मगर यूनिटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अलायंस का नाम रखे जाने पर भी ये लोग आपस में बहस करने लगे। कोई कहता इसका क्रेडिट राहुल को दिया जाना चाहिए, तो कोई कहता ममता ने नाम रखा है, तो कोई कहता नीतीश ने, तो कोई केजरीवाल। अलायंस के अंदर यूनिटी इस कदर है कि सीट शेयरिंग के नाम पे ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अलायंस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, भगवंत मान पंजाब के अंदर इनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, और अखिलेश यादव अगर यूपी के अंदर राजी भी हो गए तो वो सिर्फ 11 सीट ही अलायंस को देंगे। और सबसे बड़ा सेटबैक तो भैया तब लगा जब नीतीश कुमार अलायंस छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए। मतलब जिसके दिमाग में ऑपोजिशन अलायंस बनाने का, ऑपोजिशन को यूनाइट करने का आइडिया आया, वो ही अलायंस छोड़ के भाग गया। अब इतना सब हो जाने के बाद देश की जनता इनसे क्या ही उम्मीद रख सकती है? जिनसे अलायंस स्टेबल नहीं रखी जा रही, वो देश को कैसे स्टेबल रखेंगे? और दूसरी बात यह है कि एनडीए के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग पीएम फेस नरेंद्र मोदी के रूप में है, मगर अलायंस अपना पीएम किसे बनाएगी? इतने लीडर्स में से कोई भी रूठ गया तो अलायंस वही खत्म। राहुल गांधी ने अच्छी कोशिश करी थी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाल के, जो अभी भी चल रही है, मगर बाकी सारे नेताओं को उनके राज्य के बाहर जानता कौन है? वही कुएं के मेंढक वाला हाल है सबका। तो ऐसा क्या हिडन फैक्टर है जो रूलिंग पार्टी के जीतने का कारण तो बन रहा है, मगर अलायंस को भी जिता सकता है? सेगमेंट 4 दी हिडन फैक्टर। तो दोस्तों जिस हिडन फैक्टर की हमने शुरुआत में बात करी थी, वो हिडन फैक्टर है हिंदुत्व। जी हाँ दोस्तों, हिंदुत्व ही वो हिडन फैक्टर है जो रूलिंग अलायंस एनडीए व पार्टी बीजेपी का बेस है। और हाल ही में इनॉग्रेट हुए श्री राम मंदिर के बाद तो बीजेपी के जीतने के चांसेस इसने 100% कर दिए हैं। तो अगर अलायंस भी हिंदुत्व फैक्टर का इस्तेमाल करे तो शायद बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकती है। ऑलराइट दोस्तों, इस एनालिसिस से आपको क्या लगता है? बीजेपी फिर से सत्ता ग्रहण करेगी या अलायंस इस बार बाजी मारेगा? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को एक सेंट्रिक, अनबाइस्ड और न्यूट्रल वे में समझाने की हमारी इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए सब्सक्राइब करें। श्री राम मंदिर यूपी की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा, इसको जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।